हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं लेने जा रहा हूं आपका सामाजिक विज्ञान और जो कि है कक्षा 6 का, और जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में, जो कि हमारा मौर्य युग, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक। इसके पिछले चैप्टर में जो कि हमने पढ़ा था वो हमारा पार्ट 5 था, जो कि सामाजिक विज्ञान का शांति की खोज में बुद्ध और महावीर, इनके हमने जीवन काल और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो हमने सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जाना था। इनका जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इन्होंने क्या क्या कार्य किए और इन्होंने किस प्रकार के संदेश दिए, वो सब हमने देखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट 6 की, जो कि है मौर्य युग और मौर्य युग में चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक। ठीक है, तो हम बात करते हैं। रविवार का दिन होने के कारण सोसाइटी के सभी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए थे। भव्य और जल्प ने टीम बनाई। बैटिंग या बॉलिंग निश्चित करने के लिए सिक्का उछाला गया। जल्प बोला किंग। सिक्का हवा में से जमीन पर गिरा। किंग आया, अर्थात जल्प ने बैटिंग मांग लिया। बगल में खड़ा हितांश बोला, सिक्के पर बनी सिंह की आकृति कहाँ से ली गई है। उसने ऐसा क्वेश्चन किया था। बब ने उसे समझाया, सिक्के पर दी गई सिंह की आकृति अर्थात किंग, सारनाथ के विशाल स्तंभ पर यह सिंह की आकृति स्थापित है। जो कि आप लोग देखते होंगे आमतौर पर, जो हमारा 1 का सिक्का या 2 का सिक्का हो, उस पे हमारे सिंह मतलब किंग की आकृति छपी हुई होती है। ठीक है, इस स्तंभ को मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था, जो कि इस आकृति को सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो कि मौर्य वंश के थे। ठीक है, भारत ने इसे राष्ट्र प्रतीक के रूप में स्वीकारा है। मतलब इसको राष्ट्र प्रतीक के रूप में सम्राट अशोक के टाइम से इसको स्वीकार लिया गया था कि ये अब काम करेगा किसका, राष्ट्रीय प्रतीक का। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य वंश, जिसमें स्थापक और शासक मतलब कौन कौन इसके स्थापक थे और किसने शासन किया, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि है मौर्य वंश के स्थापक, जो कि ईस्वी सन पूर्व 321 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 297 तक इन्होंने राज्य किया था। बाल्यावस्था में राजा राजा का खेल खेलते चंद्रगुप्त का नायकत्व पहचान कर तक्षशिला के कौटिल्य गोत्र के आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने तक्षशिला जाकर उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया। चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने ईस्वी सन पूर्व 321 में नंद वंश के अंतिम सम्राट धननंद को हराकर मगध की गद्दी संभालकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हराकर? धननंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चाणक्य की राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र की कुशलता का चंद्रगुप्त ने पूर्ण लाभ लिया। चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में से उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। मतलब किस प्रकार की उस टाइम पे राजनीति चलती थी और आर्थिक मतलब परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, वो सारी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त की सभी सिद्धियों में चाणक्य की कूटनीतिज्ञ मार्गदर्शन का बड़ा महत्व है। आप लोग सभी जानते होंगे कि चाणक्य ऐसे गुरु थे जो समझ लो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना जानते थे। उनकी कुछ कूटनीतियाँ ही कुछ अलग निराली थी। ठीक है, ग्रीक राजा सेलुकस निकेतर को पराजित करके चंद्रगुप्त ने 4 प्रदेश, जो कि पहला था काबुल, दूसरा था गांधार, तीसरा था हेरात और चौथा था बलूचिस्तान को जीत लिया था। चंद्रगुप्त की वीरता से प्रभावित होकर सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना की चंद्रगुप्त के साथ शादी करवा दी और अपने राजदूत मेगेस्तिनिक्स को उनके दरबार में भेजा। पाटलिपुत्र में निवास दौरान मेगेस्तिनिक्स द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो कि इंडिका नाम से फेमस हुई है, में से मगध साम्राज्य की राजधानी और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की आधारभूत जानकारी मिलती है। जो कि इंडिका नाम की पुस्तक है, उसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल सकती है। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और
और भी वंश के बारे में आपको मिल जाएगी, जो कि मौर्य वंश के स्थापक और शासक थे। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त के टाइम का या मौर्य वंश के टाइम का राज्य विस्तार किस प्रकार का था और कैसा था। चंद्रगुप्त ने अपनी वीरता और चाणक्य की राजनीतिक कुशलता से अपनी सत्ता का प्रसार भारत के अन्य प्रदेशों में किया। पूरे भारत में एक सार्वभौम सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उत्तर में अफगानिस्तान, पेशावर, गांधार से लेकर पूरब में बंगाल तक का शासन किया। मतलब इन्होंने यहाँ तक शासन किया था। अफगानिस्तान, पेशावर, गांधार से लेकर पूरब के बंगाल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, पश्चिम भारत में भी उसकी सत्ता थी। सौराष्ट्र में भी उनका शासन होने का तथा पुष्यगुप्त नामक वैश्य अमात्य को वहाँ का राष्ट्रीय मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहाँ प्रमाणों से पता चलता है कि सौराष्ट्र में स्थित गिरिनगर, जो कि जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, के गिरनार पर्वत से निकलने वाली नदियाँ पर बांध बनाकर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तालाब का निर्माण करवाया था। जो कि जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे एक पर्वत है जिसको गिरनार पर्वत कहते हैं। उसी से निकलने वाली नदियों पर उन्होंने क्या किया था, बांध बनाकर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तालाब का निर्माण किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि प्रदेश भी मगध साम्राज्य के एक भाग थे। वायव्य में लगभग, जो कि आप लोगों को नक्शा दिख रहा होगा, इस प्रकार का नक्शा है। पश्चिम गांधार, जो कि अफगानिस्तान तक प्रदेश में भी चंद्रगुप्त के सत्ता के अंतर्गत था। संपूर्ण भारत पर मौर्य राज्य साम्राज्य की सार्वभौम सत्ता थी। आप लोगों को जैसे कि प्रकार जैसा आप लोगों को चलचित्र मतलब मैप दिखाया जा रहा है, उसमें देखो मौर्य साम्राज्य युग के मुख्य नगर और अभिलेखों का स्थल है। मतलब जो आपको रेड डॉट लाइन में दिया गया है वो है अभिलेख, जो कि उनको वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए थे। वो जो आपको त्रिभुज के सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, त्रिकोण के सिंबल दिखा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नगर हैं जो कि फेमस थे उस टाइम पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम समय जैन मुनि भद्रबाहु के साथ मैसूर, वर्तमान कर्नाटक के श्रवण बेलगोड़ा में व्यतीत किया। ईस्वी सन पूर्व 297 में उनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक राज किया और अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार करने की बात जैन पुराणों में से मिलती है। मतलब पहले क्या था, पहले वो मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 24 साल तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि अंतिम जो उनके वर्ष थे उनमें जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था। जैन धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने जैन पुराण मतलब उनका जो जिक्र है वो जैन पुराणों में मिलता है। भारत में मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व का इतिहास आदि इतिहास के रूप में जाना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना की निश्चित जानकारी के स्रोत से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से स्थापित मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य कहा जाता है। जो कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम साम्राज्य कहा जाता है किसको, जो उस टाइम पे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विकसित किया गया था, जो कि विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से स्थापित किया था, वो था हमारा ऐतिहासिक साम्राज्य। ठीक है, आप देख रहे हो कि जैसे कि आपको खाने दिए हैं उसमें कृति और लेखक दिए हैं। जैसे कि कृति थी अर्थशास्त्र की, जिनके लेखक थे चंद्रगुप्त के गुरु यानी विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। फिर इंडिका, जिसके लेखक थे मेगस्थनीज। फिर दीपवंश और महावंश, जिसके बौद्ध ग्रंथ यानी सिलोन थे। फिर मुद्रा राक्षस नाटक था, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इसके उपरांत मौर्य सम्राटों के शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख, स्तूप और विहार इत्यादि में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब जिसको GTR के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। एशिया का सबसे प्राचीन और लंबा मुख्य रोड है। इस रोड का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था।
वहाँ ताम्रलिप्त से होकर तक्षशिला और तक्षशिला से मध्य एशिया को जोड़ता। उस समय गंगा के मैदान से गांधार तक यह सड़क थी। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में इस रोड का पुनः निर्माण करवाया था। अंग्रेजों के शासनकाल में डलहौजी ने कोलकाता से पेशावर तथा इसका पुनः निर्माण कराया था। वर्तमान समय में यह रोड दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। पहले जो निर्माण कराया गया था वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में कराया गया था, जिसको दोबारा पुनः निर्माण करवाया गया था। और अंग्रेजों के ज़माने में किस नाम से जाना जाता था? डलहौजी ने कोलकाता से पेशावर, ठीक है, कोलकाता से उन्हें मतलब डलहौजी से कोलकाता तक करवाया था, जो कि अभी इस टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली से कोलकाता, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं बिंदुसार जो कि ईस्वी सन पूर्व 297 से लेकर ईस्वी सन 273 तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मगध की गद्दी संभाली। उसके पिता चंद्रगुप्त की तरफ से विरासत में प्राप्त विशाल साम्राज्य को यथावत बनाए रख, मतलब जैसा वो छोड़ के गए थे वैसा ही का वैसा उन्होंने रखा। इसके बाद उसने अपने पुत्र अशोक को सौंप दिया। यही बिंदुसार की बड़ी से बड़ी सिद्धि थी। बिंदुसार के शासनकाल में राजकुमार सुसीम को तक्षशिला और राजकुमार अशोक को अवंती का राष्ट्रीय मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कहाँ कहाँ का? तक्षशिला और राजकुमार अशोक को, ठीक है, जो कि राष्ट्र यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तक्षशिला का और अवंती का। सुसीम के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में वह असफल रहा, जबकि अशोक ने विद्रोह को दबाकर नियंत्रण में कर लिया था। कौन असफल रहा था? सुसीम, ठीक है, सुसीम असफल रहा था विद्रोह को दबाने में, और वहीं पे अशोक सम्राट जो कि सफल रहे थे विद्रोह को दबाने के लिए, उन्होंने नियंत्रण कर लिया था, और जो कि सुसीम था वो नियंत्रण नहीं कर पाए थे, वो संभाल नहीं पाए थे। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में किसी नए प्रदेश पर विजय नहीं प्राप्त की थी, लेकिन ग्रीक राज्यों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखे थे। उन्होंने मगध की गद्दी पर लगभग 25 साल तक राज्य किया था। 25 ईयर्स, ठीक है, शासन उन्होंने किया था। अब बात करते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो कि ईस्वी सन पूर्व 2073 से लेकर ईस्वी सन 2032 तक उन्होंने कामकाज संभाला। पिता बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद बड़े भाई सुसीम और दूसरे सौतेले भाइयों के साथ संघर्ष के कारण गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद अशोक का राज्याभिषेक राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद अशोक ने पिता की तरफ से विरासत में प्राप्त राज्य का विस्तार किया। उनके शिलालेख के अनुसार उनका साम्राज्य वायव्य दिशा में आए गांधार और पेशावर से उत्तर भारत में नेपाल तक, दक्षिण में मैसूर मतलब वर्तमान जो कर्नाटक के नाम से जाना जाता है वो, पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र तक, और पूर्व में मगध जिसको बिहार के नाम से जाना जाता है, और कलिंग तक फैलाया था। कलिंग को जो कि उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इतना दूर तक इनका राज्य शासन फैला हुआ था सम्राट अशोक का। अब बात करते हैं कलिंग का युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। मगध के पड़ोस में स्थित कलिंग मतलब जिसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, नंद राजाओं के समय में मगध साम्राज्य का एक ही भाग था, लेकिन मौर्य शासन की स्थापना के समय वह स्वतंत्र हो गया था। कलिंग को फिर से मगध साम्राज्य का भाग बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले अशोक ने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष जो कि ईस्वी सन 261 पूर्व कलिंग के राजा जयंत के सामने युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई थी। किस किस के बीच युद्ध हुआ था? राजा जयचंद और अशोक के बीच, जिसमें अशोक विजय हुए थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध के मैदान और नगर में घूमते हुए हर जगह अशोक ने दुख और शोक का वातावरण देखा। युद्ध में हुए विनाश और औरतों बालकों को रोते देखकर वे कलिंग की विजय को भूल गए। अशोक का मन अशांत हो गया। युद्ध में
हुए विनाश के कारण अशोक का हृदय दुख और पश्चाताप से भर गया। युद्ध की ये निरर्थकता समझ में आ जाने के कारण कलिंग का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। कहने का मतलब ये है, सम्राट अशोक युद्ध लड़ने के बावजूद जीत चुके, फिर भी उनको जो सामने वाली पार्टी हारी थी, उनके जो बच्चे थे, औरतें थीं, वो भी रो रही थी, जिसकी वजह से उनको पश्चाताप हो रहा था कि कहीं ना कहीं युद्ध में जीत कर भी हार चुका हूँ। उनका ऐसा महसूस हो रहा था, जो कि उनका अंतिम युद्ध रहा था। बौद्ध साधु उपगुप्त के उपदेश से उन्होंने शास्त्रों का त्याग कर दिया और शास्त्र के कारण शरण में आ गए। बौद्ध धर्म स्वीकार करके अशोक राजपुरुष में से धर्मानुरागी अशोक बन गए। मतलब पहले वो बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था उन्होंने, और अशोक राजपुरुष में से धर्म अनुरागी अशोक बन गए थे। पहले वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे, फिर उसके बाद वो धर्म का पालन करने लगे। उसके बाद अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने शिलालेख द्वारा अपने संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी भाषा थी इनकी? भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी। जो कि पहले राजा थे, उन्होंने शिलालेख द्वारा उन्हें प्रजा को संदेश पहुंचाया था। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मा लिपि। ब्रह्मा लिपि कैसी थी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आधुनिक भारत को अधिकांश लिपियां ब्राह्मी लिपि में विकसित हुई है। यहाँ पर आ अक्षर अलग अलग लिपियों में देख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारा देवनागरिक जो भाषा है, उस हिसाब से हमारा अ किस प्रकार से बनता है। बांग्ला का आप देख सकते हो अ किस प्रकार से बनता है। मलयालम का देख सकते हो अ किस प्रकार से बनता है। और तमिल का आप देख सकते हो किस प्रकार से बनता है। और जो कि हमारी ब्राह्मी है, ब्राह्मी काफ़ी टाइम की है, जो कि प्रारंभिक ब्राह्मी है, वो किस प्रकार से अ बनता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का शिलालेख। कलिंग के युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक ने अपने कलिंग के शिलालेख में लिखवाया है कि राजा बनने के 8 वर्ष बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख कैदी बनाए गए, 1 लाख से अधिक मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ था। मतलब काफ़ी इसमें सेना मारी गई थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को प्यार करते हैं, अपने दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रिय लोगों को खो देते हैं। उससे मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने तथा अन्य लोगों का उसका उपदेश देने का निर्णय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम में लोगों का दिल जीतना जबरन विजय प्राप्ति से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में खुदवा रहा हूँ। मेरे बाद मेरे पुत्र और मेरे पौत्र भी युद्ध ना करें। धर्म का प्रसार किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने सोचना चाहा। ठीक है, अब धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। मतलब धम्म संस्कृत भाषा से लिया गया, जिसको हम धर्म का पालन या प्राकृतिक रूप कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात के जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की ओर दामोदर कुंड जाते हुए समय अशोक का शिलालेख मिला है, जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख पर 3 राजाओं के लेख हैं। यह लेख राजा महाक्षत्रप रुद्रदामा का लेख है। इस लेख में मौर्य राजा चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित किए गए सुदर्शन तालाब, जिसको जलाशय, और अशोक के राष्ट्रीय यवनराज द्वारा सिंचाई के लिए नहर निकलने का विवरण दिया गया है। जिन स्थानों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उनकी अधिक जानकारी के लिए मानचित्र 6.2 का अध्ययन करें, जो कि हमने आपको दिखाया था किस प्रकार का मानचित्र था, उसी की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म प्रचारक के रूप में अशोक। किस प्रकार उन्हें धर्म का प्रचार किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी जो जनता है, प्रजा है, उस प्रकार उन्होंने किस प्रकार से उनको समझाया। अशोक ने देश में आज सभी बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। यात्रा काल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपनी प्रजा को धर्म का मार्ग बताने के लिए
अपने साम्राज्य में जगह जगह शिलालेख और स्तंभ लेख खुदवाए। उस समय की समस्या के निराकरण के लिए अशोक ने राज्य में धर्म विभाग की रचना की। इस विभाग में प्रमुख धम्म महामात्र नामक अधिकारी के रूप प्रजा में बौद्ध धर्म का प्रचार करके उनके नैतिक स्तर को बढ़ाने का कार्य करते थे। ठीक है। अशोक ने राज्य में शिकार को प्रतिबंध करके पशुओं की हिंसा बंद करवा दी। मतलब जिस प्रकार से पहले ज़माने में शिकार हुआ करते थे, सम्राट अशोक ने उसको टोटली बंद करवाने की कोशिश की थी। उन्होंने गौतम बुद्ध के प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सदाचार, अनुकंपा जैसे सिद्धांतों के प्रचार पर जोर दिया था। उपदेश के साथ साथ ही कई लोकोपयोगी बातें भी शिलालेख पर खुदवाई थी, जो कि मनुष्य जाति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, आवश्यक होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो कि अशोक का प्रजा के लिए संदेश था। पहला था माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दूसरा बड़ों का आदर करना, तीसरा पशुओं का वध नहीं करना, कम से कम खर्च करना, गुरु की सेवा करना, महिलाओं और सेवकों के प्रति नर्म व्यवहार रखना चाहिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए, अन्य धर्म के सिद्धांतों को समझकर उनका आदर करना चाहिए। ये थे अशोक के प्रजा के लिए संदेश। ठीक है। अब बात करते हैं अशोक ने ईस्वी सन पूर्व 251 में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य, जिसको तिशा के अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध परिषद बुलाई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में आए मत और मंतादारों को दूर करके धार्मिक एकता स्थापित करने। अशोक ने भारत के कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्य और केरल राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। सम्राट अशोक ने ब्रह्मदेश, म्यांमार और सीलोन, जिसको श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया इत्यादि देशों में धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। मतलब इन्होंने संदेशा भिजवाया था इतने देशों में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सीलोन भेजा था। इस प्रकार अशोक ने अपने शासनकाल के समय बौद्ध धर्म को राज्य में आश्रय दिया। अशोक ने धर्म प्रचार के उपरांत प्रजा के कल्याण का कार्य भी किया था। मतलब इन्होंने प्रजा के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच के रखा था। अशोक ने मानव और मनुष्यों को चिकित्सा का प्रबंध किया, कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, रास्ते और विश्राम गृह बनवाए। मतलब रास्ता भी इन्होंने अच्छी तरह से साफ करके रखा, बनवा के रखे, वृक्ष भी लगाए जिससे वातावरण शुद्ध रहे, और विश्राम गृह भी बनाए, जैसे कि कोई अनजान क्या मेहमान अतिथि आ रहा है काफ़ी दूर से, तो रेस्ट ले ले, आराम कर ले, इसलिए उन्होंने विश्राम गृह भी बनवाए। कुएं खुदवाए, क्योंकि उस टाइम पे क्या पानी की व्यवस्था इतनी थी नहीं, इसलिए वो कुएं में से ही हमको पानी लेना पड़ता था, इस वजह से उन्होंने कुएं खुदवाए थे उस टाइम पे। अशोक के गुणों और कार्यों के कारण वह इतिहास के महान राजा के रूप में स्थान रखता है। ईस्वी सन पूर्व 232 में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? ईस्वी सन 232 पूर्व में। उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया था। 36 तक उन्होंने शासन किया था। आगे देखते हैं मौर्य युग का प्रशासनिक तंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसका विस्तार सम्राट अशोक ने किया। चंद्रगुप्त ने मुख्यमंत्री और प्रखर राजनीतिक विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य द्वारा विशाल मौर्य साम्राज्य को अलग अलग विभागों में बांटकर उनके सुव्यवस्थित प्रशासन का आयोजन किया था। इस समय प्रशासनिक व्यवस्था के 3 विभाग जो कि अंग थे, वो 3 विभाग क्या क्या थे जानेंगे। जिसमें हमारे पास पहला है, उसमें हमारे पास है केंद्रीय, दूसरा है प्रांतीय और तीसरा है प्रादेशिक, जिसको हम स्थानीय कहते हैं। केंद्रीय में हम जान लेते क्या होता है। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट राजा शासन व्यवस्था में केंद्र में स्थान था। वह साम्राज्य की प्रशासनिक, सैनिक और न्यायतंत्र के प्रमुख थे। उनका पद वंशानुगत था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के प्रदेश सम्राट के सीधे नियंत्रण में ही होते हैं। वे मंत्री और उच्च अधिकारियों की सहायता से शासन करते हैं। चाणक्य कौटिल्य ने कुल 18 विभाग बनाए थे, और जिनके मुख्य विभागों और उनकी बड़ी अधिकारी निम्नानुसार हैं। जैसे कि आपको विभाग कुछ दिख रहे होंगे, इसमें 18 के 18 उनको विभाग का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने 6
विभागों का जिक्र किया है, जिसमें पहला विभाग है कृषि विभाग, जिनके सीताध्यक्ष थे। दूसरा है सैनिक विभाग, जिसके सेनानी थे। तीसरा न्याय विभाग, जिसके प्रदेशी थे। चौथा विभाग व्यापार, जिसके पणयाध्यक्ष थे। पांचवा अभिलेख, जिनका महाअक्षपटल था। और छठा मुद्रा, जिसको पासपोर्ट विभाग कहते हैं, उनका मुद्राध्यक्ष। ठीक है, अब जानते हैं प्रांतीय प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। विशाल मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 5 विभागों में बांटा गया था। प्रांत, मंडल या विभाग के प्रमुख में राज्यपाल यानी राष्ट्रीय थे। इस पद का प्रायः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। राज्यपाल का मुख्य कार्य प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना था, कर इकट्ठा करना, प्रजा के आदेश का पालन करना तथा प्रांत में घटित किसी भी प्रकार की घटना के सम्राट केंद्र को बताना। मतलब किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उनको सम्राट तक पहुंचाना, ये प्रांत का काम था। ठीक है, अब जानते हैं प्रादेशिक में क्या था। प्रादेशिक यानी प्रशासनिक सरलता के लिए किसी भी प्रांत को आहार, जिला, स्थानीय और आहार को प्रदेश, संग्रहण, तहसील में बांटा गया था। आहार की तीसरी राजुक, आहारपति स्थानीय और प्रदेश का आधिकारिक प्रदेश, जिसको गोप कहा जाता था। प्रशासनिक तंत्र की छोटी से छोटी इकाई ग्राम होता है, उसका बड़ा ग्रामीण कहा जाता है। गांव में चुने हुए लोगों को समिति की सहायता से ग्रामीण ग्राम में शासन करते हैं। प्रादेशिक में ये था कि इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, जैसे कि जिला और संग्रहण। तो इनको 2 हिस्से में बांट दिया। अब जो भी घटना हो रही है वो इनको क्या करना था, प्रादेशिक को बताना था। ठीक है, ये खाने से रिलेटेड था। अब आगे बात करते हैं जो कि है सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य वंश का पतन। मतलब मौर्य वंश का खात्मा किस प्रकार से हुआ और अशोक सम्राट के उत्तराधिकारी कौन थे। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बारे में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध ग्रंथों में से अलग अलग जानकारी मिलती हैं। पुराणों में से दी गई जानकारी मौर्य वंश के कुल 9 या 10 राजाओं के मिलकर 137 वर्ष तक शासन किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के कमजोर शासन का लाभ लेकर उनके सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने सैनिक का निरीक्षण करके हेतु बुलाकर उनकी हत्या करवा दी थी। इस प्रकार ईस्वी पूर्व 185 में पुष्यमित्र शुंग ने मगध की सत्ता पर शुंग वंश की स्थापना करके मौर्य वंश का समाप्त कर दिया। मतलब किसने मारा था इनको, शुंग वंश ने मारा था, जो कि मगध की सत्ता हथियाने के लिए। ठीक है, और जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जिन्होंने सम्राट अशोक को मारा था। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा दमदार है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन। और एक ख़ास बात और, आपको जो आंसर की है आपको हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो और लिख सकते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।